गुड मॉर्निंग साथियों। केमिस्ट्री में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम बायोमॉलिक्यूल है। बहुत बार आपने सुना होगा बायोमॉलिक्यूल क्या है। देखो, अगर हम ठीक से देखें, लंबा मोटे तौर पे देखें तो बायोमॉलिक्यूल कुछ और नहीं है। जो लिविंग बींग्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, या जो हमें लिविंग बींग से मॉलिक्यूल्स ऑब्टेंड होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। या जो लिविंग बींग में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं नेचुरली उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल जर्नली मैक्रोमॉलिक्यूल भी होते हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल भी होते हैं। बहुत बड़े मास के भी होते हैं, बहुत छोटे मास के भी होते हैं। जनरली बायोमॉलिक्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। जैसे चीनी हो गई, सुक्रोज, C12, H22, O11, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, स्टार्च हो गया। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे। प्रोटीन्स में आप आगे जाके पेप्टाइड चेन, CONH बॉन्ड, ये सारी चीज़ें देखोगे। प्रोटीन्स के बाद हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे। हार्मोन्स के बाद वाइटामिन्स के बारे में पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ोगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे हो गया DNA या RNA। और जब ये आप ये सब चीज़ पढ़ लोगे तो एक और टर्म आएगी जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड या टाइड। तो बायोमॉलिक्यूल इन सब से ही मिलके बनाए, छोटी सी यूनिट है, 7-8 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। बायोमॉलिक्यूल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बायोलॉजी से मिलेगी या जो बायोलॉजी में पाई जाती है। ठीक है। ये सारी हैं, प्लांट एंड एनिमल में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। कितने मार्क्स की यूनिट है ये? जनरली 3 मार्क्स की यूनिट है। तो एक मार्क्स के भी आ सकते हैं 3 क्वेश्चन। 3 मार्क्स का एक आ सकता है, 2 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का एक आ सकता है। ठीक है। तो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर बायोमॉलिक्यूल्स को। चलिए देखिए बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। तो जनरली सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या है? ऐसे कंपाउंड है जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेंड होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाइटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ और आपको भी पता है ये कितनी हमारे लिए वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है। इनकी अगर एबंडेंस हो तो तब भी कुछ बीमारियाँ हो जाती है और डेफिशिएंसी हो तब भी बीमारियाँ हो जाती है ना। बीमारियाँ या एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो हमारी नेचुरल लाइफ साइकिल को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक की भी ज़्यादा एक्सेस हो गई या एक की भी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती। या तो हम बहुत ज़्यादा स्टंटिंग हो जाएंगे, मतलब हमें कमज़ोरी आ जाएगी, या बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाएंगे, मतलब मोटापा आ सकता है। कमज़ोरी आपको आ सकती है मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, कैसी भी तरीके की, है ना। तो अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल है क्या, तो बायोमॉलिक्यूल आर दी केमिकल compounds that are found in plants and animals। प्लांट्स और एनिमल में जो हमें कंपाउंड्स मिलेंगे उन्हें बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। साइंटिफिकली मिलेंगे नहीं, पर कोशिश जारी है कि DNA RNA को साइंटिफिकली बना लो। ठीक है। सुना होगा आपने, क्लोनिंग का नाम सुना होगा, तो वैसे बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हमने मान लिया कार्बोहाइड्रेट, और क्या है? जैसे हमारा प्रोटीन्स हो गया, और क्या है? जैसे वाइटामिन्स हो गया। देखो, वाइटामिन्स वैसे कोई एनर्जी तो देता नहीं, बट वाइटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ना। इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, DNA और RNA, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हो तो किसी ब्रांच में ही पढ़ोगे केमिस्ट्री की, तो ऐसी ब्रांच को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमें इन्हीं चीज़ों से डील करना है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू
बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शन है, रसायन क्रियाएं हैं, उनसे अगर हमें डील करनी है तो वो हम किस ब्रांच में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द branch of chemistry which deals with chemical reaction related to बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? यही हैं सारे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट भी मान सकते हो आप, है ना, ये चीज़ें हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बायोकेमिस्ट्री इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू लिविंग सिस्टम्स, है ना। तो आपको पता चल गया बायोमोलिक्यूल है, बायो मतलब लिविंग ही एंटिटी है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सबसे मेन जो यहाँ पे पहला चीज़ आएगा वो है कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बचपन में आपने हाइड्रोकार्बन के जैसे देखी थी। देखो, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन दोनों में एक जैसा लगता है। तो बेसिकली आपने बचपन में इसकी डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि दोज कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट की बचपन में एक ही डेफिनेशन पढ़ते हैं, हालांकि वो पार्शियली ट्रू है। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट्स एम्पेरिकल फॉर्म। एम्पेरिकल मतलब सबसे छोटी फॉर्म। एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हो ना आप लोग, वैसे ही फिर इसे एन से मल्टीप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, या एम्पेरिकल फार्मूले से जो मास आता है। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या है? ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कैसी फॉर्म में? एम्पेरिकल फॉर्म में। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी? तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को जब एनालाइज करा गया केमिस्ट द्वारा, तो उसमें एल्डिहाइड, एक्टिव एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, CH और डबल बॉन्ड O, या तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड मिला। जब हमने इनके एक्टिव स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें ये फंक्शनल ग्रुप थे। एक्टिव मतलब ये रिएक्ट कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, हिंडर नहीं है, ये रुके हुए नहीं है। ठीक है, ये रिएक्ट कर सकते हैं। इन्हीं से पहचान होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसी भी केमिकल कंपाउंड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है। तो कभी कभार हमें कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड मिलता था और कभी कभार हमें क्या मिलता था? कीटोन मिलता था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था। ऐसी नहीं है कि एक ही एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, बहुत से कार्बोहाइड्रेट में 2-3 एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 2-3 कीटोनिक ग्रुप है। तो इनकी मॉडर्न डेफिनेशन इसी के बेस पे बनाई। मतलब ये जो एल्डिहाइडिक या कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइडिक को आप एल्डोज भी बोल सकते हो, कीटोनिक ग्रुप को कीटो बोल सकते हो या ऑक्सो बोल सकते हो। तो उसके बेस पे हमने इसकी डेफिनेशन बनाई। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनी। मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की ऐसी है कि ये जनरली होते क्या हैं? ये जनरली होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी कीटोज कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव आपको पता है कि जिनके सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन सकती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जैसे एनोमर्स हो गए, एनोमर्स हो गए, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा ही था। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिनकी मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होती या होती है, या आप लोगों को 11th में पढ़ा है। जल्दी बताइए वहाँ से, है ना, यह है। बट आप समझ सकते हो वहाँ पे एक और चीज़ आती थी, डेक्स्ट्रो और लेवो। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बेसिकली देखो मॉडर्न डेफिनेशन में एक तो ये करते हैं, बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। पहले ये क्लियर कर लो कहीं से भी सर्च करके कि जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक तो लेफ़्ट को लीन करता है, एक राइट को लीन करता है, कोई डेक्स्ट्रो होता है, कोई लेवो होता है ना। पर ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। सुपर इम्पोजिबल कैसे है? जैसे मैंने इस हाथ की मिरर इमेज बनाई, तो आपको पता है वो लेटरल इन्वर्जन होगा, इसमें वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, वो ऐसे बनेगी, तो नीचे वाला छुप नहीं पाया। ठीक है, ये चीज़ें। पर जैसे बॉल है, बॉल को बॉल से छुपा सकते हैं, बॉल को उसकी मिरर इमेज से क्या कर सकते हैं? छुपा सकते हैं। तो ये सुपर इम्पोजिबल होता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, दे आर, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी
एल्डोक्सी, एल्डोक्सी मतलब वही एल्डोज एंड कीटोज कंपाउंड, मतलब या तो एल्डोक्सी ग्रुप होगा, एल्डोक्सी ग्रुप आपको पता है CHO एल्डिहाइड वाला O डबल बॉन्ड में, और कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे पॉली एल्डोक्सी एंड कीटोज कंपाउंड होते हैं मेनली। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट में एक्टिव, बहुत एक्टिव मतलब रिएक्ट करेंगे, और यही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी गवर्न करते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये है बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी एंड कीटोज कंपाउंड। ऐसा सामने दिखता नहीं है ना, तो इधर से देखना पड़ता है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी कीटोज कंपाउंड, ठीक है। या ऐसे कंपाउंड जिनका जब हाइड्रोलिसिस हो तो हमें ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन एक्टिव ग्रुप हो। या तो कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, खुद ही ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है, या तो ऐसे कंपाउंड से डिराइव होंगे जब ऐसे कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे कि जो डिराइव प्रोडक्ट है उसमें या तो एक्टिव एल्डिहाइड हो या एक्टिव क्या हो, कीटोन हो। किसी से मिला हाइड्रोलिसिस करके हमें कार्बोहाइड्रेट जो मिला उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी और कौन सा ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप भी हो, या तो पहले से हो, ऐसी बातें। और द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस या कंपाउंड है ना, सब्सटेंस या कंपाउंड गिव दोज which contains either aldehyde या either कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मॉडर्न डेफिनेशन आप लोग देख लो, बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी कीटोज कंपाउंड, ठीक है। और सब्सटेंस विच गिव देम अपॉन हाइड्रोलिसिस, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की यही ग्रुप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाल के ये लिख लो, दीज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ना एल्डिहाइड और कीटोन, तो दीज फंक्शनल ग्रुप गवर्न मतलब कंट्रोल करना, गवर्न ऑल दोज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आप लोगों को समझना है और लिखना है। क्लियर, शाबाश। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अब देखो कि एल्डोक्सी ना पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड भी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। एल्डोक्सी मतलब OH ग्रुप तो है ना उसमें कार्बन के साथ, तो इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड एक से ज़्यादा है ना, इसलिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके ना 2-3 एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और आगे जाके ना बहुत से केमिस्ट लोगों ने ग्लूकोज फ्रक्टोज के अपने अपने स्ट्रक्चर बताए, क्योंकि बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज एल्डिहाइड और कीटोन वाली दे ही नहीं रहा था। फ्रक्टोज भी ऐसी था, मन चला सा था, जबकि पहले बोल दिया गया था उसमें एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप हैं, तो उन्हें वो प्रॉपर्टी देनी चाहिए पर देते नहीं थे। तो ये बातें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आना चाहिए जो कि है, पहले तो एक एग्जाम्पल लिख लो कार्बोहाइड्रेट के, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, जैसे हमारा हो गया ग्लूकोज का बेसिक केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। एक तो ग्लूकोज हो गया और दूसरा फ्रक्टोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज का भी यही होता है, फ्रक्टोज कितना C6H12O6। और एक और जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज आपको पता है टेबल शुगर C12H22O11, ये हो गया। क्लियर है। तो एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये हो गया। अब एक हम नोट डालते हैं और नोट में देखिए क्या है वो समझते हैं। तो नोट में जैसे हमने बोला
कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है उनका एक जर्नल फार्मूला है, ठीक है। बट ऐसे बहुत से कंपाउंड आप देखोगे, बहुत से ऐसे एसिड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है वो आपका होता है CX ले लो और H2O को Y ले लेना। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, C6H12O6 है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। कार्बन तो X हो गए, X कितना हो गया 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6H2O, ये ऐसे, या H2O होल Y ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो दोबारा बन गया CXH2OY, तो देखो दोबारा वही आएगा, 6 लिखेंगे, 6 दूनी कितना 12, ऑक्सीजन 6, कार्बन 6। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल जैसे सुक्रोज ले लिया, C12H22O11 आप लोगों ने पढ़ा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कार्बन 12 हो गए, हाइड्रोजन 22 है, तो हम ऐसे लिखेंगे H2O और यहाँ पे लगा देंगे कितना 11, तो देखो 11 2 22, ऑक्सीजन 11, कार्बन 12, तो ये इसका जनरल फार्मूला है CXH2O। बट जैसे एक हमने नोट लिखा, ऑल्दो एसिटिक एसिड, जैसे हमारा एसिटिक एसिड है जो कि है CH3COOH, आप इसे बेसिक ऑर्गेनिक से पहले भी पढ़ सकते हो, चैप्टर को सारा रट्टे वाला है, ये रगड़ा मानना है इसमें और कुछ नहीं। तो CH3COOH है, तो इसे भी हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे देखो, ऑल्दो CH3COOH कैन बी रिटन एज, इसको भी हम लिख सकते हैं, देखिए जी कैसे, कार्बन 2 है, कार्बन 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमने लिखा H2O और यहाँ लगा दिया 2, देखो कार्बन कितने हैं 2, 1 2, ऑक्सीजन 2 1 2, हाइड्रोजन 4 1 2 3 और 1 4, ये लिख सकते हैं। बट इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज कार्बोहाइड्रेट। ऐसे क्यों? क्योंकि यार कार्बोहाइड्रेट का एक तो जनरल फार्मूला ये हो गया, और एक हमें ये भी देखना है कि इसमें एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली एल्डोक्सी या कीटोनिक ग्रुप हो, जबकि जो हमारा एसिटिक एसिड है उसमें पॉली एल्डोक्सी या कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा। ऑब्वियसली COOH से थोड़ा पार्शियल कैरेक्टर तो आ जाएगा एल्डिहाइडिक, पर कंप्लीट तरीके से नहीं है, थोड़ा तो आ जाएगा ना COOH से, बट क्योंकि यहाँ प्रोटोनेशन हो सकता है H का, तो आ सकता है, जब CH3COO माइनस बन जाएगा तब तो आ सकता है, बट ऐसा नहीं मान के चलेंगे। क्लियर है? शाबाश। अब जैसे कुछ और एक नोट देखते हैं, जो हम चीनी यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शुगर, है ना, वो सुक्रोज होती है, बट जो दूध में होती है उसे बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज में भी एक नेचुरल शुगर होती है, लैक्टोज भी एक तरह की नेचुरल शुगर है जो मिल्क में मिलती है, ठीक है। मिल्क मीठा होता है थोड़ा नेचुरली, तो लैक्टोज की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कैमल है, कैमल का दूध तो नमकीन होता है तो द शुगर विच वी यूज़ इज़ सुक्रोज, while that in milk, जो मिल्क में होती है वो होती है लैक्टोज। आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी सुना होगा, फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसी से मिलता जुलता है लैक्टोज। क्लियर है? शाबाश। मिल्क में एक और होती है, कौन सी, माल्टोज, माल्टोज भी आप बोल सकते हो, ठीक है ये। और अब एक नोट है कि हमने कार्बोहाइड्रेट को पहला क्लासिफिकेशन कैसा करा है, तो करा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस के बाद वो कितने सिंपलेस्ट कंपाउंड देते हैं। देखो एक बात मान के रखना, जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे ना वो फर्दर हाइड्रोलिसिस होके ये बनेंगे C6H12O6, इससे छोटा नहीं बन सकता, ठीक है। स्टार्च भी एक वो है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद में करेंगे C6H12O6 सबसे बेसिक फंडामेंटल कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटा नहीं हो सकता, बेसिक फंडामेंटल कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब जो भी इससे बड़े होंगे
कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट वाले, वो हाइड्रोलिसिस होकर यही देंगे, या तो ग्लूकोज या तो फ्रक्टोज, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये हमारा क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है ना ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस अब हम डिफाइन करते हैं। मैं बोलूँगा बहुत सारे सिंपलर आपको क्या मिलेंगे, सिंपलेस्ट ग्लूकोज या आपके कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड मिलेंगे, वो आप समझ ही लेना कि ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ carbohydrates on the basis of types of carbohydrate on the basis of hydrolysis, कि नंबर ऑफ कंपाउंड कितने देंगे ये, है ना, कि हाइड्रोलिसिस के बाद कितने नंबर ऑफ कंपाउंड देंगे। तो इस पर हमने 3 तरह से हमने डिवाइड करा है इसे, ठीक है, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड में ओलिगो भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 तरीके से इसे बनाते हैं। एक है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड एक वर्ड है किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है, जिसका मतलब होता है मीठा या चीनी, मीठा या चीनी, मिठास या चीनी। तो एक मोनोसैकेराइड है, एक है ओलिगोसैकेराइड और आखिरी में आएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जैसे हो गए स्टार्च, ठीक है। इस स्टार्च से हमें बहुत सारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको अभी बताया, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो मोनो तो खुद ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इन्हें तोड़ेंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा या और कुछ बन जाएगा, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा वो, तो इन्हें और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इन्हें और फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते इनकी। तो मोनोसैकेराइड यही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, इन्हें और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इनसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसका एग्जांपल लिखने हैं तो लिख लेना। देखो मोनोसैकेराइड सिंपली आपको समझ में आ गया, कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें और छोटे ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड नहीं मिलेंगे जिनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो, इससे छोटे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल लिख लो इसका, जैसे हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज से छोटा कोई हो ही नहीं सकता। अब केमिकल स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। और हो गया फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और भी देखने तो हैं और भी, जैसे हो गया राइबोज, राइबोज शुगर सुना होगा आपने, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ऑक्सी राइबोज शुगर, ये सारी सुने होगी आपने। और अगर आपको बोलना है तो आप एक और चीज़ बोल सकते हैं मैनोज, ठीक है। बट दो सबसे मेन तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं यहाँ पे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें 3 से लेकर 10 तक या 2 से लेकर 10 तक हमें मोनोसैकेराइड मिलते हैं। मोनोसैकेराइड खुद क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो कहने की बात सही है, मैंने आपको बोला था हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मिलता है ना, या मानोज मिलेगा, राइबोज मिलेगा। तो ओलिगोसैकेराइड ऐसे हैं कि जिनका हम हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से लेकर 10 तक हमें यही चीज़ें मिलेंगी, मतलब मोनोसैकेराइड मिलते हैं। क्लियर है इतना? तो ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दे अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ simplest carbohydrate that is monosaccharide, ठीक है। पार्डन मी अगर 2 से आ रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे चलता है कि ये चीज़ हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल देती है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब जैसे शुगर है, वो बात की बात है कि वो जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस पता है ना आपको, पानी के साथ एसिड डालना है डिल्यूट वाला, तो हमें क्या मिलता है,
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलेगा। जैसे यहाँ पे सुक्रोज हो गया, और भी बना सकते हो आप, बहुत हैं, ठीक है। एक और बना लो, जैसे मल्टोज हो गया। और देखो पॉलीसेकेराइड आपका नाम ही बता रहा है कि इनका हाइड्रोलिसिस करके लार्ज नंबर ऑफ हमें, जैसे मोनोमर यूनिट था ना वैसे ही लार्ज नंबर ऑफ हमें मोनोसेकेराइड मिलेंगे, ठीक है। ये तो दे अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स large number of मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। आप देख लेंगे स्पेलिंग क्या है। और इसका एग्जांपल आपको पता है यार कैसे हो गया। जैसे सबसे बढ़िया तो स्टार्च हो गया जो प्लांट में मिलता है, और एक और चीज़ आपने सुनी होगी गम्स हो गया, स्टार्च हो गया, गम्स हो गया। गम्स होता है ना जो नेचुरल गन, वो आपका गोंद होता है वो। और भी हैं बहुत सारे, जैसे आपने प्लांट्स में देखा होगा सेलुलोज होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन शायद एनिमल्स में होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं ना। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मोनो देख लो, ऑलिगो देख लो, पॉली देख लो। मोनो क्या है, और हम इसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे सिंपल यही है, ठीक है। इनको और तोड़ेंगे तो यार नुकसान ही हो जाएगा, फिर हमें ऐसे कंपाउंड नहीं मिलेंगे जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, मैनोज। ऑलिगो में क्या होगा, 2 से लेकर 10 तक ऐसे ही मिलेंगे मोनोसेक्राइड। पॉली में क्या होगा, लार्ज नंबर में मिलेंगे, ठीक है। ये याद रखना, शाबाश। चलिए आगे देखिए, एक नोट है जैसे कि जब हमने ये पढ़ लिया तो ये ज़रा ये देख ही लेते हैं कि सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव, हाइड्रोलिसिस करते हैं जब सुक्रोज का, तो हमें क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम G लिख रहे हैं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। सुन भी तो रहे हो ना, तो इसलिए फ्रक्टोज। ऐसे ही जब हम मेल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसका, मेल्टोज का, ठीक है। और जैसे सुक्रोज आपको पता है डाई सेक्राइड है, तो 2 मिलेंगे। सुक्रोज क्या है, डाई सेक्राइड है। ऐसे ही जैसे मैं माल्टोज ले लूँ, मेल्टोज भी क्या है, एक डाई सेक्राइड है। ये हमने लिखा ही था, ऑलिगो में लिखा था। तो ऑलिगो में 2 से लेकर 10 मिलते हैं, तो डाइसेक्राइड आएगा, ट्राइसेक्राइड आएगा, टेट्रासेक्राइड आएगा, ऐसे हैं, ठीक है। तो मेल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो गिव, यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। किसके, ग्लूकोज के ही मिलते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। याद रखना कि हर वो कंपाउंड जो C बेस में X और H2O बेस में Y फॉर्म में हो, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट के लिए एक पैरामीटर ये भी है कि एक्टिव आपके पॉलीएल्डोक्सी या कीटोस ग्रुप होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलेगा। और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिलते हैं, ग्लूकोज के मिलते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से अब हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस और है, हाँ देखो, सेक्राइड मैंने बोल दिया मिठास होती है, पर आगे जाके हमने इस चीज़ को भी क्लियर करा। जैसे हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो चीनी है, चीनी मीठी होती है, ग्लूकोज थोड़ा बहुत स्वीट होता है। बट जैसे जो हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, गम हो गया, ये शुगर नहीं होते, मीठे नहीं होते, ठीक है, मिठास नहीं होती इसमें, स्वीट नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन शुगर भी कहते हैं। तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो टेस्ट में स्वीट नहीं होते। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड मीठे नहीं होते, ठीक है, स्वीट मतलब मीठा ही है। देयरफॉर इनको नॉन शुगर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन शुगर, ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन शुगर, इन्हें हम नॉन शुगर भी कहते हैं। शायद इतना पढ़ के अब हम आ गए हैं उस कड़ी में कि हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पढ़ लें। बच्चों, 2 तरह के आपने कंपाउंड देखे हैं लेबोरेटरी में, फैहलिंग सॉल्यूशन,
दो होते हैं वो फेलिंग ए और फेलिंग बी। और टॉलेंस रीजेंट सिल्वर मिरर बनाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन रेड पीपीटी देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड की, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसी पे बेस है। देखो टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन एक्टिव एल्डिहाइड वाले ग्रुप वाले देते हैं। तो एक्टिव एल्डिहाइड ग्रुप तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। जिनमें होगा वो टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव अफर्मेशन टेस्ट दे देंगे तो उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, और जो नहीं दे पाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। ऐसा एक डिफरेंस ये भी बन सकता है कि शुगर और नॉन शुगर क्या होते हैं। तो शुगर वो होते हैं जो स्वीट हैं टेस्ट में, और नॉन शुगर वो हैं जो नॉन स्वीट होते हैं टेस्ट में। बिटर बुटर पता नहीं, बट स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते, क्या पता कुछ ब्लैंड टेस्ट तो कुछ टेस्ट ही ना हो। नॉन शुगर हमेशा कैसे होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे, और शुगर वाले आप बहुत इजीली बोल सकते हो डाइसेकेराइड हो गए, जैसे शुगर, सुक्रोज, है ना। तो अब हमारा डिफरेंस है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर ले लो और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ले लो, ये दो हो गए। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है, अभी मैंने आपको बताया, जो टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। और बेसिकली ये कर कौन पाता है कि जो मेनली अगर आपको तुक्का खेलना है तो मोनोसेक्राइड वाले आसानी से कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज या माल्टोज या एनोलोज, ठीक है। तो दोज शुगर which can reduce टॉलेंस रीजेंट में हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिरर बनता है नीचे ना, जमा हो जाता है, सिल्वर पीपीटी या मिरर जमा हो जाता है। एंड फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग दो तरह का होता है, फिलिंग ए एंड फिलिंग बी। मैंने बोला ना रगड़ा मारना है यहाँ पे, जब हम कोर ऑर्गेनिक करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दो शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन में क्या मिलती है, रेड पीपीटी मिलती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की ऑफ CO2O। सर कॉपर तो ब्लू होता है, वो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। ये तो ऐसे शुगर जो रिड्यूस कर पाएँ किसको, टॉलेंस रीजेंट में सिल्वर मिरर मिलता है, और फिलिंग सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसमें रेड पीपीटी मिलती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और जो शुगर नहीं कर पाए, दो शुगर विच डू नॉट रिड्यूस, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन टेस्ट दे देना, सफल हो जाना टेस्ट में, जो हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, वो मिल गया, ठीक है। तो दो शुगर विच डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज़ नॉन रिड्यूसिंग। देखो यहाँ पे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा हो क्यों पाता है। यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर में ये क्यों रिड्यूस कर पाते हैं, देखो रिड्यूसिंग है तो रिड्यूस कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव CHO या C+O ग्रुप, ठीक है। एक्टिव CHO या C+O ग्रुप की वजह से हो पाता है, यहाँ पे होते ही नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दो, जैसे आपका हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज, वो दोनों तो भाई हो गए, ठीक है। जैसे आपने ग्लूकोज बोल दिया, फ्रक्टोज बोल दिया, मतलब जितने भी आपके मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड जितने भी हैं, है ना, वो सारे आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ना। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और कौन से थे, मेरे हिसाब से राइबोज भी था, एमानोज भी था, वो सारे बोल सकते हो। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल आ गया आपका सुक्रोज आ गया, और क्या आ गया, स्टार्च आ गए, ठीक है। तो पॉली, ओलिगो, ये सब यहाँ नहीं देते, क्लियर, शाबाश। तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या था, डिफरेंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम ये एक नोट लिख सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसमें क्या होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। तो होता कैसा है, तो वो नोट लिखते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, अच्छा मार्कर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड कैन आइदर कंटेन, ऑल मोनोसेक्राइड
कैन आइदर कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्फा हाइड्रोक्सी पता है ना, अल्फा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल कार्बन से जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है उससे थोड़ा इधर हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे CH CHO और OH, CH CHO और OH, ये हमने लिख लिया ऐसे CH CHO और OH। अब यहाँ देखो ये फंक्शनल कार्बन हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, या अल्फा हाइड्रोक्सी ये वाला हो जाएगा, फंक्शनल कार्बन से इधर, है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद या आई और मतलब या तो, ठीक है। ऑल मोनोसेक्राइड कैन आइदर कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैंने भी ऑर्गेनिक लगभग 8 महीने से नहीं पढ़ाई, एकदम से आ गई ना ये, तो थोड़ा ये होता है, कोई बात नहीं। ऑल मोनोसेक्राइड कैन आइदर कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप और होता है कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप कैसे लिखते हैं, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, यही लिख लेते हैं, दोनों एक जैसे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होगा। और कीटोन ग्रुप आपको बनाना आता है C डबल बॉन्ड O ऐसे, तो ये आप बना सकते हो, है ना, C डबल बॉन्ड O CH2OH। अब आपको जो मैंने 11th में प्रेफरेंस ऑर्डर बताया था सिया का टेम्पो, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन बड़ा होता है या अल्कोहल बड़ा होता है, तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सी है तो आपको पता है, चली जाना चाहिए अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सी है ना यार। इस चीज़ के एग्जांपल होते हैं जैसे ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, और ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो जैसे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप आप आगे देखोगे, ठीक है, आपका होता है ग्लूकोज में या मेल्टोज में आपका क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप जो होगा, ठीक है, वो आपका होगा जैसे हो गया आपका फ्रक्टोज। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर हमें देखने पड़ेंगे, हम उसमें दिखाएंगे कि कहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है और कहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। शायद माल्टोज नहीं होगा, मैनोज होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैनोज है, ठीक है, ये सही कर लेना। तो जो भी मोनोसेक्राइड होंगे या तो उसमें क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, या पे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेना, ग्लूकोज मानोज, और यहाँ पे कौन, फ्रक्टोज, ठीक है, ये गुड। देखिए अब हमें क्या देखना है, ट्रिवियल नेम देखने हैं कि आपको कार्बन दिया होगा, उसका जर्नल नेम क्या होगा, ठीक है। अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख जाता है एक्टिव तो क्या बोलना है, और कीटोनिक ग्रुप दिख जाता है तो क्या बोलना है, ठीक है। कीटोनिक को हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, याद होगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप वैसे CHO भी है, ठीक है। तो देखो कार्बन 3 है तो कितना बढ़िया है, जर्नल बोल लो ट्रायोज, एल्डिहाइड बोलना है तो एल्डो ट्रायोज, कीटोन बोलना है तो कीटो ट्रायोज। देखो 3 पे जर्नली तो ट्रायोज बोलेंगे, एल्डिहाइडिक है तो क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोज, और कीटोनिक है, कीटोन देखना है तो कीटो ट्रायोज। ऐसे ही आगे चलो, 4 को बोलेंगे क्या, टेट्रोज, 5 को बोलेंगे पेंटोज, 6 को बोलेंगे हेक्सोज, 7 को बोलेंगे हेप्टोज। एल्डिहाइडिक में बोलना है तो 3 कार्बन हो तो बोलोगे एल्डो ट्रायोज, 4 हो तो एल्डो टेट्रोज, 5 हो तो एल्डो पेंटोज, 6 हो तो एल्डो हेक्सोज, 7 हो तो एल्डो हेप्टोज, ये बोलोगे। अच्छा अगर आप कीटोन में बोलना चाहते हो तो 3 को बोलोगे कीटो ट्रायोज, 4 को बोलोगे कीटो टेट्रोज, 5 को बोलोगे कीटो पेंटोज, 6 को बोलोगे कीटो हेक्सोज, और 7 को बोलोगे कीटो हेप्टोज, ठीक है। तो 3 कार्बन का जनरली नाम है क्या, ट्रायोज, और एल्डिहाइडिक में एल्डो ट्रायोज, कीटो में कीटो ट्रायोज, ठीक है। 4 में आप जनरली बोलोगे टेट्रोज, एल्डिहाइडिक में बोलोगे एल्डो टेट्रोज, और कीटोन में बोलोगे कीटो टेट्रोज। ऐसे 7 का देखें तो 7 को जनरली हेप्टोज बोलेंगे, एल्डिहाइडिक में बोलेंगे एल्डो हेप्टोज, और कीटोन में बोलेंगे कीटो हेप्टोज। तो ये सारे देख लीजिए, आपका एक तरह की नोमेनक्लेचर है, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अब ग्लूकोज के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए अब ग्लूकोज के बारे में समझिए।
देखिए ग्लूकोज अर्थ में पाए जाने वाला सबसे एबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ में, और कोई कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं मिलता। ग्लूकोज मेनली देखो आपको याद होगा, ग्लूकोज जैसे ग्लूकॉन डी ये सारी चीज़ें आती हैं, बट नारियल के पानी में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। जो हमारे स्वीट फ्रूट होते हैं, हनी होता है, ग्रेप्स होता है, उन सब में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूकोज को यार प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज प्रिपेयर कैसे होता है। ग्लूकोज प्रिपेयर कैसे होता है, अच्छा ये चीज़ हमने उल्टी लिख दी, ये 20% होगा, ये 80% होगा, ठीक है। ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं यार सबसे पहले सुक्रोज जो होता है, टेबल शुगर, केन शुगर, टेबल शुगर में और भी चीज़ें मिलाते हैं बट चल जाएगा इतना, उसके हाइड्रोलिसिस से करते हैं। तो होगा क्या, एक पूरा मॉलिक्यूल लेंगे किसका, सुक्रोज का, और हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो एसिड और वाटर, तो एक मॉलिक्यूल देखो ग्लूकोज का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल देखो फ्रक्टोज का मिलेगा। देखो फ्रक्टोज ज़्यादा बना 80%, मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर प्रोडक्ट ये है, जी मतलब ग्लूकोज, एफ मतलब फ्रक्टोज। अब देखो देखते हैं, कार्बन 12, 6 और 6, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 12 और 12 24, ऑक्सीजन 12, 11 और 1 12, 6 और 6 12, ठीक है। और एक मिलता है स्टार्च से, जो आपके स्टार्च होता है ना उससे मिलेगा, जैसे आलू में होता है स्टार्च, तो स्टार्च का जर्नल फार्मूला ये होता है C6H10O5N। एन कुछ भी हो सकता है, कितने भी मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो C6H10O5N है, उसमें हाइड्रोलिसिस करा, टेम्परेचर एंड प्रेशर डजेंट मैटर, और हमें सिर्फ क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ग्लूकोज एक चीज़ से मिलता है, माल्टोज से भी 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, तो वो चीज़ है। तो कोई से भी देख सकते हो, माल्टोज देखोगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे ग्लूकोज के, पर ये 2 देख लो, ये ज़्यादा चलती हैं, 1 मार्क्स में ज़रूर आएगा यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में ज़रूर आएगा, पहली बार पहला क्वेश्चन कि गिव वन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो या तो आप स्टार्च से दिखा देना, C6H10O5N, वाटर, सारे मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के, या सुक्रोज का दिखा देना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज, मेजर होगा फ्रक्टोज, माइनर होगा ग्लूकोज, ठीक है। बच्चों ग्लूकोज का एक और नाम है, क्योंकि ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और साथ में 6 इसमें क्या है, कार्बन है, 6 कार्बन है ना ग्लूकोज में, तो देखो हेक्सोज लिखा, और क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है एक्टिव, तो इसे एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दिखेगा, ठीक है। डेक्स्ट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एल्डोहेक्सोज, हेक्सोज इसके लिए क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है एक्टिव, तो इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी, शाबाश। आगे देखो, अब इसकी हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। चलिए देखिए, ये ग्लूकोज की कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, और ये ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप देगा। तो पहले आप देखो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप दिखता कैसे है ना। तो ये ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया, आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिशर बोलते हैं इसे, फिशर स्ट्रक्चर, FISCHER, फिशर स्ट्रक्चर। देखो है क्या, CHO, CHOH होल 4, CH2OH। पहले तो ये देखो कार्बन सेम है या नहीं है, 6 होने चाहिए, 1 2 और 4 अंदर 6। हाइड्रोजन देखो कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 1 3 4 5 6 7, और ऐसे कितने हैं, 4 हैं, तो देखो 2 ये हो गए, और 2 4 जा 8 8 9 10 11 और 12। ऑक्सीजन 4 और 2 6। दिस इज़ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे इसलिए बनाना पड़ा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये जो है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे C डबल बॉन्ड O और H, ये गुना हो जाता है ऐसे बनाना, बिना इसको दिखाए, इसके एनोमरिक कार्बन को दिखाए, पर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। बच्चों पहली इसकी रिएक्शन है कि जब हम इसे HI मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, तो ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्सेन आपको पता है एल्केन है, 6 कार्बन तो 14 हाइड्रोजन, दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन। तो देखो हुआ क्या, ये जो हमारा ग्लूकोज है CHO, CHOH होल 4, CH2OH, बोलो जरा, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, CHO, CHOH होल 4, CH2OH। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO। HI के साथ हीट करेंगे तो हमारा नॉर्मल हेक्सेन बनता है। आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आती है डेफिनेशन। HI के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। देख लो कैसे, कार्बन कितने हैं, 4 और 2 6, हाइड्रोजन होने चाहिए कुल मिला के 14, 4 2 जा 8 9 10 11 12 13 14। नॉर्मल हेक्सेन है, कोई ब्रांच ब्रूंच नहीं है, सीधी चेन है, तो नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। अब देखो जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन,
इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो आप देखो क्या बनता है, आपका ऑक्साइन बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइन। जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है? एन डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। तो देखते हैं, CHO CHOH होल 4 CH2OH है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा NH2OH के साथ। अब देखो हुआ क्या, H और OH गई, H और OH क्या हो गई? चले गई। CHO था ना ये, H और OH गई, तो अब हुआ क्या? देखो CH बचा और NH2 बचा, यही बचा। ठीक है, अच्छा H और OH नहीं, ये तो गलत लेके ऐसे जाएगा, देखो सॉरी O और यहाँ से H2, ये O और H2 गया, O और H2, तो H2O अलग हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा? CH और वहाँ बचा NaOH, CH और यहाँ बचा NOH, CH और वहाँ बचा NOH, दोनों को चिपका दो, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, नाइट्रोजन 3 बनाएगा, तो 1 2 3 बस, और नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। CHOH होल 4 ऐसी है और CH2OH भी ऐसी है, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। ठीक है, याद रखना। तो कौन जाता है? वाटर का रिमूवल होगा, H2 जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, देखो हाइड्रोक्सिल और अमाइन NH2OH। ठीक है, अमोनिया नहीं है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, तो NH2OH और O है, CHO है, तो H2O गया, यहाँ CH बचा, वहाँ NOH बचा, चिपकाओ और वैलेंसी सेटिस्फाई करो। क्या सर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है? तो देखना पड़ेगा यार आप लोगों को, हाइड्रोजन यहाँ है ना, हाइड्रोजन ये वाला जो होगा इधर होगा, तो 1 2 3 4 बस सही है ये। अब जब वो HCN से रिएक्ट करेगा, HCN, तो आपको पता है CN से रिएक्ट करने से हाइड्रीन बनेगा, तो हमारा बन जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रीन। CN से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन, तो होगा क्या? देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH तो ऐसी है, CHOH होल 4 भी ऐसी, CH2OH भी ऐसी। हरकतें सिर्फ किस में हो रही है? एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। हरकतें सिर्फ किस में? एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। हरकतें सिर्फ किस में? एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। हालांकि HI रिड्यूसिंग एजेंट है, पानी निकाल देगा यहाँ से, है ना, सारे ऑक्सीजन हटा देगा। तो देखो CH था, अब क्या करना है आपको? एडिशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है एक चीज़, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। तो देखो होगा क्या? CHO और HCN पूरे को ऐड करना है। तो देखो जैसे आप पे कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी तो नीचे सेटिस्फाई हो रही, अब आप पे 3 वैलेंसी बची। देखो कार्बन की एक वैलेंसी नीचे सेटिस्फाई है ना, यानी कार्बन की एक वैलेंसी नीचे है। अब आपको कितनी सेटिस्फाई करनी है? 3 करनी है। अब आप क्या करना? H को यहीं रहने देना। तो देखो कार्बन के साथ H तो है, अब 2 वैलेंसी बची, तो CN है और OH है, तो OH नीचे और CN ऊपर, बस ऐसे, या OH ऊपर CN नीचे। तो कुल मिला के ऐसे है ना, देखो कार्बन की 4 वैलेंसी थी, एक तो नीचे है, एक आप क्या है, अब आपको लगाना है HCN और एक बचा आप पे OH। ठीक है, ये है। तो आपने क्या करा? OH यहाँ रखा, H को इधर भेजा और CN को इधर भेजा। बट ये H कौन सा वाला है आपको ये देखना है, ये H जो है ज्वाइन हो रहा, जो ये पहला ही वाला H है, ये वाला H है, तो ऑब्वियसली ये वाला H होगा, OH तो ऐसे ही रहेगा, H और CN, HCN अलग होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देखना, ये आपका साइनोहाइड्रीन है, तो HI के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल हेक्सेन? आपको भी पता है। ठीक है, CH2 CH3 CH2 होल 4 और नीचे CH3। उसके बाद क्या है आपका? हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेगा, तो याद रखना दिमाग में क्या बनता है? ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है? दिख रहा है आपको, CH डबल बॉन्ड NOH, CHO से O गया, यहाँ से H2 गया, तो CH और NOH को आपको क्या करना है? ऐड करना है ना, जोड़ देना है और वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। HCN के साथ बनाएगा साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्या होता है? CHOH CN, CHOH CN और एक वैलेंसी तो नीचे है ही। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग देखना, क्लियर है? शाबाश। 3 और है, वो भी देखो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, दोनों एक जैसी रिएक्शन है, पर इनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एक है आप लोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ब्रोमीन वाटर हो गया, और एक लोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका सैक्रिक एसिड हो गया। अब क्या है, ग्लूकोज जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर है उससे रिएक्ट करेगा, तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप होता है। उस कंपाउंड को हम ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। बट जब ग्लूकोज ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड HNO3, तो आपको एक ऐसा कंपाउंड या एसिड मिलेगा जिसमें 2 COOH ग्रुप हों, उसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ये चीज़ है। तो देखिए ग्लूकोज है CHO CHOH होल 4 CH2OH, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे CHOH होल 4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, CH2OH में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर CHO ऑक्सीडाइज होकर बन गया COOH।
ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, ओइक एसिड बन गया, COOH, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये रिएक्शन से होता क्या है, ब्रोमीन वाटर का रेड कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, ब्रोमीन वाटर का रेड कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। और ये किस चीज़ की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ये CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि इटसेल्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही किस में कन्वर्ट हुआ, COOH ग्रुप में हुआ। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो, जैसे अल्कलाइन KMNO4 या K2Cr2O7 होता है, वैसे ही होता है। तो होगा क्या, जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो देखो अगर नॉर्मल भी डालते तो CHO COOH तो बन जाता, बट अब हुआ क्या, नीचे वाला CH2OH भी क्या बन गया, COOH बन गया। तो ये डाईओइक एसिड बना जिसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। अब ये तो देखो नॉर्मल था CHO COOH बनना, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या बनना, ओइक एसिड ग्रुप बनना, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो OH ग्रुप था, ये जो OH ग्रुप था CH2OH का, ये जो OH ग्रुप था ये भी एसिड में कन्वर्ट हुआ COOH में। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंडिकेट करेगी कि ग्लूकोज में OH ग्रुप भी होता है, क्योंकि इस बार OH ग्रुप स्पेशली किस में कन्वर्ट हो गया, COOH ग्रुप में हो गया। जबकि ऊपर क्या था, CH2OH और CHOH होल 4 तो ऐसे ही रहा, बट CHO किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में कन्वर्ट हुआ। और जबकि यहाँ पे क्या हुआ, CHO तो नॉर्मल सी बात है COOH में होगा, क्योंकि जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CHO को COOH में कन्वर्ट कर सकता है तो स्ट्रॉन्ग तो बहुत बड़ी बात है। तो स्ट्रॉन्ग ने भी करा, बट स्ट्रॉन्ग ने एक और काम करा, जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप था OH ग्रुप, उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH में। तो याद रखना, माइल्ड ब्रोमीन वाटर क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, एक ही COOH है, और स्ट्रॉन्ग जो आपका सैक्रिक एसिड है उससे क्या होगा, ऊपर वाला CHO भी COOH में कन्वर्ट होगा, और नीचे वाला जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH वो भी COOH में कन्वर्ट होगा और आपको सैक्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, HI से क्या मिलता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉर्मल हेक्सेन। NH2OH से क्या बनता है, ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिलामाइन से क्या बनता है, ऑक्साइन। और HCN से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साइनोहेड्रीन। फिर उसके बाद अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ब्रोमीन वाटर तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें ऊपर ही CHO किस में कन्वर्ट होता है, CHO किस में कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट होता है। जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, जैसे आपका नाइट्रिक एसिड है कंसनट्रेटेड, तो ऊपर वाला CHO तो COOH में कन्वर्ट हुआ ही, नीचे वाला जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोग देखना 5 के 5। ओके, वेरी गुड।